फर्स्ट ऑफ़ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले चलिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट नव भारत टाइम्स की है और इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कि ओबामा लादेन से लेकर पीएम मोदी तक यूपी की मतदाता सूची के फर्जी नाम कर देंगे आपको हैरान। तो क्लास हैरानी वाली बात क्या हो गई, चलिए देखते हैं, जानते हैं। तो अगर आप इस लिस्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं जो कि आपको हैरान कर देंगे सचमुच। जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम भी भैंसिया यूपी के भैंसिया गांव की लिस्ट में है, वोटर लिस्ट में। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि बराक ओबामा को अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि बराक ओबामा तो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन क्लास अगर हम यूपी के भैंसिया गांव के इस मतदाता सूची की बात करें तो बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है, बराक ओबामा एक भैंसिया गांव के वोटर हैं, मतदाता हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो सोनम कपूर जो कि अनिल कपूर की बेटी हैं, एक एक्टर हैं जो कि उनके अनिल कपूर एक्टर की बेटी सोनम कपूर, उनका नाम भी इस लिस्ट में आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपने क्या देखा कि यूपी के भैंसिया गांव की जो मतदाता सूची है उसमें कई ऐसे नाम आपको देखे जो फर्जी रूप से आपको दिखाई दिए, मतलब इस लिस्ट में हमें गड़बड़ी देखने के लिए मिली। चलिए क्लास, इसके अलावा आपको दिखाते हैं एक और चीज़, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, देखिएगा। इसमें हमने देखा कि वोट देना बॉस को नहीं तो फिर आपकी खैर नहीं है। हाँ, एक और वीडियो इसके अलावा क्लास हम आपको दिखाते हैं, आप इसे समझिएगा, देखिएगा। चलिए। अरे बिट्टू की अम्मा आज गजब खा रही हो। तुम भी। नेता मागी लाल ने बहुत अच्छी साड़ी भिजवाई है। उन्हीं की साड़ी पहनकर उन्हीं के चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबा दीजिए बस। नेता मांगी लाल का चुनाव चिन्ह ना भूलियो। कोई कहे की बात है? अरे नेता हो तो मांगी लाल जैसा। अरे मांगी लाल ने सब लोगन को रात में भोज दो और दारू गले तक भर दई भैया। और ऊपर से ये 500 के नोट दिए हर वोट के लिए। अरे बिट्टू जल्दी तैयार हो जाओ, वोट आने के लिए। बापू आपने हमें भेज दियो, आप बिक जाओ, मैं बिकने को तैयार नहीं। अरे ये क्या कर रही है बिट्टू? मैं सही कह रही हूँ बापू, आपने पैसों की लालच में हमारे वोट बेच दिए। आपने अपना और हमारा वोट ही नहीं बेचा बल्कि हमारी मर्यादा भी बेच दी। तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। जी हाँ, आंखें खोलिए। अभी तो ये आपका वोट खरीद रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद ये आपके ही खून पसीने की कमाई को लूटेंगे। वोट के सौदागरों को हराइए, लोकतंत्र बचाइए। तो क्लास हमने क्या जाना, क्या देखा, क्या समझा? तो क्लास जब भी चुनाव होता है तो जब चुनाव होते हैं जो नेता लोग होते हैं वो मतदाताओं को तरह तरह के लालच देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर देखा बिट्टू की कहानी में कि बिट्टू तो बहुत समझदार निकली और उन्होंने अपने वोट को बिकने नहीं दिया और अपने माता पिता को भी उन्होंने समझाया। तो हमें भी बिट्टू की तरह ही समझदारी से काम लेना है। ओके क्लास, तो हमने यहाँ पर ये जाना, ये समझा कि जब कोई चुनावी प्रक्रिया होती है या जब चुनाव होते हैं तो हम आमतौर पर ऐसी खबरें हमें पढ़ने को मिलती हैं, हम टीवी पर देखते हैं, आए दिन अखबारों में देखते हैं, है ना, कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हमें दिखाई देती है। कई बार मतदाताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है और तरह तरह के उन्हें पैसों के प्रलोभन दिया जाता है ना, और नेता के द्वारा अपनी सत्ता का दुरुपयोग भी किया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी जब हम गड़बड़ियों को देखते हैं तो हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि अगर ये सारी चीज़ चुनावी प्रक्रिया के दौरान हो रही हैं तो फिर क्या भारत की जो चुनाव पद्धति है वो लोकतांत्रिक है या नहीं, बताइए। अब आप थोड़ा सा सोचिए, तो आप सोचेंगे तो पाएंगे कि अगर इस तरीके की गड़बड़ियाँ हमारे चुनाव के दौरान हो रही हैं तो वो बिल्कुल लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होगा। लेकिन क्लास
ये जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, ऐसी गड़बड़ियाँ हमें देखने के लिए, सुनने के लिए मिलती तो हैं और हमें दुख भी होता है, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि जो हमारा इलेक्शन कराने का उद्देश्य है उसको ही बदल दें। तो क्लास ये इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती, तो इसलिए भारत की जो चुनाव पद्धति है उसका स्वरूप हमें लोकतांत्रिक ही देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में शंका है और आपके मन में सवाल आ रहा है कि किस तरीके से अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो फिर कैसे हमारा जो भारत की चुनाव पद्धति वो लोकतांत्रिक हो सकती है, तो क्लास उसके लिए हमें ये जानना होगा कि भारत में जो चुनाव का प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, आखिर वो कराता कौन है। तो चुनाव कौन कराता है, तो अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो क्या सरकार चुनाव कराती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर सरकार चुनाव कराएगी तो वो लोकतांत्रिक नहीं होगा। और क्योंकि सरकार को तो क्या करना है, सरकार चाहती है कि कभी भी हम बदल जाएं और दूसरे लोग आकर सरकार बनाएं, तो वो तो इस तरीके के हथकंडे अपनाना शुरू कर देंगे कि ताकि वही सरकार बनाते रहें, है ना। तो सरकार तो नहीं कराती, फिर चुनाव कौन कराता है? तो क्लास जो चुनाव कराता है हमारे भारत में वो चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन द्वारा। और आज ही क्लास में जो हमारा विषय है वो यही है कि चुनाव आयोग क्या है और उसके क्या अधिकार हैं। तो क्लास हम एक एक करके समझेंगे कि चुनाव आयोग किस तरीके की बॉडी है और वो किस तरीके से भारत में चुनाव आयोग अपना चुनाव कराती है। चलिए क्लास, सबसे पहले हम चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन को समझ लेते हैं। तो हमारे देश में जो चुनाव कराए जाते हैं वो किसके द्वारा कराए जाते हैं? एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो चुनाव आयोग का जो बारे में संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 तक बताया गया है। भारत में पारदर्शी और निष्पक्ष यानी कि फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। क्लास 25 जनवरी 1950 की ये जो डेट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो 25 जनवरी है ना, अब हर 25 जनवरी जब भी आती है तो हर 25 जनवरी को मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतदान दिवस क्लास यानी कि वोटर्स डे। तो इस बार 25 जनवरी आएगी तो आप ध्यान रखेंगे, है ना, कि वो वोटर्स डे है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो चुनाव आयोग है वो न्यायपालिका के समान ही उसे स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी कि जिस तरीके से हमारी न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी पूरी तरीके से स्वतंत्र है और वो जो अपना न्याय करती है, जो फैसले लेती है, वो स्वतंत्र रूप से लेती है, ना कि किसी के दबाव में आकर। सेम जो पावर है, सेम उसी के तरह कमीशन, इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग को भी प्राप्त है। तो ये जो स्थिति है चुनाव आयोग की, ये उसको और मजबूत बनाती है और पावरफुल बनाती है। ठीक है क्लास, तो चुनाव आयोग में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये भी देख लेते हैं। तो जब 1950 में कमीशन आयोग बना था तब ये एक सदस्य था। एक सदस्य मतलब इसमें एक सदस्य मेन था, एक निर्वाचन आयोग था। लेकिन 1993 के बाद इलेक्शन कमीशन को त्रिसदस्य कर दिया गया। त्रिसदस्य अर्थात 3 सदस्य। तो अब इसमें 3 सदस्य हैं, जिसमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसके अलावा अब कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और राष्ट्रपति जब इन्हें नियुक्त कर देते हैं तो एक बार नियुक्त होने के बाद चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहते। अगर निर्वाचन आयुक्त जो भी कोई काम कर रहे हैं तो वो उनको जवाब नहीं देना होता, ना राष्ट्रपति को ना सरकार को, और सरकार उन्हें हटा भी नहीं सकती है। तो ये चीज़ भी क्या करती है, ये चीज़ भी इलेक्शन आयोग को, इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा पावरफुल बना देता है। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 साल होता है। ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहते हैं। चलिए क्लास, देख लेते हैं कि सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त रहे थे, मतलब जब हमारा चुनाव आयुक्त 1950 में बना था तो उस टाइम पर जो पहले चुनाव आयुक्त बने थे वो कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। और अगर हम वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है और 2 अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं अशोक लवासा, सुशील चंद्रा। ओके क्लास, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आप लोग।
तो हमने चुनाव आयोग का स्ट्रक्चर को अच्छे से जान लिया है, समझ लिया है। आइए अब हम देखते हैं कि चुनाव आयोग के क्या क्या अधिकार हैं, वो क्या क्या काम करता है। तो क्लास, सबसे पहले आप माइंड में सिर्फ इतना सोच लीजिए कि जब से इलेक्शन की घोषणा होती है कि हाँ चुनाव होने हैं और जब तक लास्ट रिज़ल्ट आ जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो भी काम होते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, उनका डिसीज़न लेना, सारा काम जो होता है, सारे जो अधिकार होते हैं वो चुनाव आयोग के होते हैं। फिर भी हम इन्हें थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करता है कि कोई भी जो क्षेत्र है उसे जब निर्वाचन क्षेत्रों में छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में बांट दिया जाता है इलेक्शन के लिए, तो उनकी सीमाओं का निर्धारण, ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये चुनाव आयोग ही करता है। ओके क्लास। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मतदाता सूची तैयार होती है, इलेक्शन कराने के लिए मतदाता सूची तैयार होती है और मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। ये सारे जो भी एक्टिविटी आती हैं वो भी सब उसी के अंडर आती हैं। इसके अलावा जो एपिक हमने पढ़ा था, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे पहचान पत्र आम भाषा में हम कहते हैं, तो अपने वोटर्स को ये भी प्रोवाइड कराते हैं। तो क्लास, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही होगी और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक पहचान पत्र की फ़ोटो आई, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर देखा होगा अपने घर में, आपके मम्मी पापा के पास या फिर आपके बड़े भाई बहन होंगे, क्योंकि उनका होता है जो 18 साल या उससे अधिक आयु के होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप आज अपने घर में ये देखने वाले हैं, ठीक है। मम्मी से कहिएगा कि ठीक है हमें ये दिखाइए, इसके यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो इस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग ही मुहैया कराता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो निर्वाचन की तिथि, मतलब जो डेट होगी, समय सारणी, पूरा टाइम टेबल होगा, उन सब को निर्धारित करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना भी निर्वाचन आयोग का ही काम है। यानी कि नॉमिनेशन फॉर्म भराते हैं, वो सारी चीज़ें जो भी हमने पढ़ी थी वो सब चीज़ें यही कराते हैं। एक राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना। कोई दल राजनीतिक दल है या नहीं, उसको भी मान्यता चुनाव आयोग द्वारा ही दी जाती है। और चुनाव चिन्ह, जैसा कि आपको यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के सिंबल्स दिखाई दे रहे होंगे, अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे, तो ये जो चुनाव चिन्ह होते हैं इनको भी मान्यता देना चुनाव आयोग का ही एक महत्वपूर्ण काम है, ठीक है क्लास। चलिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा आदर्श आचार संहिता, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट। तो चुनाव आयोग का ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि वो ये देखे कि जो भी पार्टियां हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर कोई पार्टी या उम्मीदवार इनको फॉलो नहीं करता है, इनको नहीं मानता है या फिर इनका उल्लंघन कर देता है, तो उसे क्या किया जाता है? चुनाव आयोग द्वारा उसे दंडित किया जाता है। आप समझ लेते हैं कि आदर्श आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। तो हम कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं पिछले क्लासेस में, चलिए फिर भी जान लेते हैं। जैसे इसके अंदर कुछ नियम कानून होते हैं जो कि हर पार्टी और उम्मीदवार को फॉलो करने होते हैं, जिसमें चुनाव प्रचार के लिए जो पार्टी होते हैं या उम्मीदवार होते हैं वो किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, इन सब का यूज़ वो लोग नहीं कर सकते हैं। जो भी पार्टी के लोग होंगे, नेता होंगे, वो सब लोग, ठीक है। इसके अलावा सरकारी वाहनों, विमानों और अधिकारियों का उपयोग भी आप नहीं कर सकते हैं। और एक बार अगर चुनाव की घोषणा हो गई कि हाँ चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद कोई भी मंत्री किसी भी परियोजना को नहीं लागू कर सकते कि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। अब नया प्रोजेक्ट एट द लास्ट स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि मतदाता का जो वो डाइवर्ट हो जाए, है ना। तो इस तरीके से फेयर करने के लिए कोई उससे पहले आप कर लीजिए जो करना है, लेकिन अगर चुनाव की घोषणा हो गई तो उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पार्टी या किसी उम्मीदवार को माननी पड़ती है। अगर वो इसका उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाता है। क्लियर क्लास? चलिए, चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी या अधिकारी सरकार के अधीन ना होकर चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ क्लास? चलिए समझते हैं। जैसे कि हम पोलिंग बूथ आपको घुमाने लेकर गए थे ना, पोलिंग बूथ गए थे, हमने देखा था कि वहाँ पर एक लेडी जो जा रही थी, वहाँ पर गार्ड थे कुछ, फिर उसके अंदर गए थे तो वहाँ पर देखा था कि कुछ
ऑफिसर्स बैठे हैं, तो वो जितने भी सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, या फिर शुरू से लेकर सारे लोग जो काम कर रहे होते हैं वहाँ पर, नहीं बाकी भी जैसे कोई वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, है ना, तो हर चीज़ में जो भी जितने भी अधिकारी होंगे या कर्मचारी होंगे जो भी इस पूरे प्रोसेस में शामिल होंगे, वो सरकार के अधीन नहीं होते हैं, वो चुनाव आयोग के अधीन होते हैं। और चुनाव आयोग के अधीन होते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं, फ्री एंड फेयर तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है क्लास, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि किस तरीके से चुनाव आयोग काम करता है। और चुनाव आयोग सिर्फ यही नहीं बल्कि समय समय पर कई तरीके के सुधार भी वो करता रहता है, जैसे भी टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि जब चुनाव होना हमारे देश में शुरू हुआ था तो वो बैलेट पेपर के द्वारा होता था, यानी कि मतपत्र के द्वारा होता था। एक पेपर होता था, पेपर में ठप्पा लगाकर उसको फोल्ड करके बॉक्स में डाल देते थे, लेकिन उसमें गड़बड़ी की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते थे। तो इसके लिए चुनाव आयोग ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन द्वारा मतदान कराना शुरू कर दिया, यानी कि ईवीएम मशीन द्वारा मतदान कराना शुरू कर दिया। तो ये एक सुधार उन्होंने किया। ठीक है, इसके अलावा किसी को मत नहीं, यानी कि नोटा का विकल्प भी अब मतदाताओं के पास उपलब्ध है। नोटा क्या होता है क्लास? नोटा सिंपल एक ऐसी चीज़, जैसे कि जब आप वोट देने जाते हैं तो आपके सामने जितनी भी पार्टियां होती हैं, जितने उम्मीदवार होते हैं, उनमें से किसी एक को वोट देना होता है। लेकिन पहले तो ऐसा ही था कि किसी एक को वोट देना था, लेकिन बहुत सारे जो उम्मीदवार होते हैं वो वोट देने नहीं जाते क्योंकि उन्हें नहीं पसंद होती कोई भी पार्टी। वो उनके अपने अपने अलग अलग रीज़न हो सकते हैं कि क्यों उन्हें पसंद नहीं है। तो अब नोटा का विकल्प भी है कि अगर आप किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप नोटा को क्लिक करेंगे, तो जिससे आपका ये मत जाएगा कि इतने लोग हैं जिन्होंने किसी भी पार्टी को पसंद नहीं किया है। तो नोटा का एक विकल्प आपके पास मौजूद है क्लास। इसके अलावा मतगणना की सही विधि का विकास किया गया। जो महिलाएं हैं, स्त्रियां और कमज़ोर समूह हैं, उनके लिए सीटों का आरक्षण किया गया। चुनाव खर्चों का निर्धारण किया गया कि आप जब चुनाव होंगे तो आप एक लिमिट खर्चा कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा पैसा खर्च कर दें उस पर। तो एक लिमिटेशन चुनाव आयोग ने पार्टियों पर लगाया है और उस पर पूरा कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो अभी हमने कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा, आदर्श चुनाव आचार संहिता, तो उसको कड़ाई से पालन कराने के लिए वो अलग अलग तरीके से अभियान चलाते रहते हैं और मतदाताओं के लिए एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं जो भयमुक्त हो, जहां वो बिना किसी डर के वोट दे सकें। इसके अलावा अभी हाल ही में वीवीपैट मशीनों का यूज़ किया जाने लगा है। अब ये वीवीपैट मशीनें क्या होती हैं क्लास? तो पहले तो ये ईवीएम मशीन थी। ईवीएम मशीन में आपको यहाँ पर ये साइड में दिख रहा होगा, वीवीपैट के साइड में जो रखी है, वहाँ पर उसमें क्या होता था कि यहाँ पर पार्टियों की सिंबल है, जैसे ABCD कोई सी भी पार्टी, आपने क्या किया, जिसको भी वोट देना है तो आपने बटन क्लिक किया और वोट उसको चला गया। लेकिन क्लास इसमें भी कुछ लोगों को अविश्वास होने लगा और लोगों को मतलब शंका हुई उनके मन में कि इसमें मतलब कुछ गड़बड़ है, ऐसा वैसा है, तो सवाल निशान उस पर खड़े होने लगे। तो इसलिए चुनाव आयोग ने क्या किया, और निष्पक्षता लाने के लिए, इसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसको क्या किया, उन्होंने वीवीपैट मशीनों का यूज़ कर दिया। इससे क्या हुआ क्लास कि अब आप जिस भी पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए पार्टी बी को आपने वोट देना है, तो पार्टी बी के सामने आपने क्लिक किया तो वो स्लिप आपको वीवीपैट में नज़र आएगा कि जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया, आपका जो वोट है वो वहीं पर काउंट हो रहा है। ठीक है, आपका वोट वहीं पर कास्ट हो रहा है। तो समय समय पर इस तरीके के सुधार चुनाव आयोग करता रहता है। आई होप क्लास कि आपको सारी चीज़ें समझ आई हों कि जो भी हमने डिस्कस किया। एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या समझा, क्या जाना। तो आज की क्लास में हमने चुनाव आयोग के बारे में जाना कि इतनी सारी गड़बड़ियां जब चुनाव के दौरान होती हैं, उसके बावजूद जो ये समझने के लिए कि चुनाव जो हो रहे हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे हैं या नहीं, तो उसको समझने के लिए हमने जाना कि जो चुनाव कराता है वो कौन कराता है। तो चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं, और जो चुनाव आयोग है वो एकदम स्वतंत्र है, किसी के अधीन रहकर काम नहीं करता है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है। तो और उसकी स्थिति हमने देखी कितनी मजबूत है, कैसे न्यायपालिका के समान उनके पास भी पावर है, स्वतंत्रता है, और विभिन्न तरीके के सारे हमने काम देखे कि अलग अलग तरीके के किस तरीके से वो काम करते हैं।
ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ही मजबूत, ताकतवर और इंडिपेंडेंट बॉडी है चुनाव आयोग, तो इससे हमें ये दिखता है कि हाँ, जो हमारे भारत में चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ को देखना ज़रूरी नहीं है। अगली क्लासों में हम कुछ और भी चीज़ें जानेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे हैं या नहीं। चलिए क्लास, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप फील फ्री कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप क्लासेस ग्रुप में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्लास, आज देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो अब बारी है सवालों की। तो आप बताएंगे कि चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई, 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा चुना जाता है, लास्ट चुनाव आयोग के कोई 2 अधिकार बताइए। मतलब कोई भी, इतने सारे हमने काम पढ़े हैं ना कि क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या उनके पास अधिकार हैं, तो कोई भी आप 2 बता दीजिएगा। ओके क्लास। चलिए, इसके अलावा आज की क्लास का हमारे पास होमवर्क है, और होमवर्क हमारा कुछ इस तरह है कि चुनाव आयोग द्वारा हाल में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में की गई विभिन्न गतिविधियों का प्रेक्षण करें। जैसा कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं, तो आपको ये देखना है कि चुनाव आयोग के द्वारा वहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ की गई हैं, उनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि चुनाव आयोग में 2000 के बाद आए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की आप सूची बनाएंगे। तो आपके पास 2 सवाल हैं, और इन 2 सवालों में से आपको होमवर्क के रूप में कोई एक का जवाब देना है, और आप वो होमवर्क करने के बाद मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके क्लास, फिर आज के लिए इतना ही। चलिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू क्लास।